दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और मौत का निर्माता। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है इंस्पेक्टर मनोज की। तो पढ़ते हैं इसको। शीला चकित सी खड़ी उस पत्र को निहार रही थी जो अभी भी उसे वार्डरोब में रखी अपने पति विक्रम की एक पुरानी डायरी से मिला था। यह पत्र विक्रम के पिता ने 10 साल पहले भेजा था, परंतु विक्रम ने मुझसे कभी इस पत्र का जिक्र नहीं किया। शायद वह यह समझते हैं कि मुझे आज भी उनके पिता से नफरत है। एक बार कहकर तो देखते, मैं कभी उन्हें उनके पिता के पास जाने से न रोकती। तभी विक्रम कमरे में दाखिल हुआ। अरे, तुम अभी तक बैठी हो? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शो का टाइम हो गया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? आज आज फिर तुम्हें क्या हो गया है? मैं जानती हूँ मुझे खुश देखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे लिए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने पिता से नाता तोड़ना पड़ा। काश तुमने अपने पिता की बात मान ली होती, तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा न होती। बू। मत रो शीला, तुम समझते हो मैं इसलिए दुखी हूँ कि अपने पिता की इच्छा के मुताबिक मैं एक साइंटिस्ट नहीं बन सका, उनका सपना पूरा नहीं कर सका। नहीं शीला, मैं इस छोटी सी नौकरी से ही खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास हो। मेरे कारण ही आप अपने पिता को देखने तक नहीं गए, यह जानते हुए भी कि वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह तुमसे किसने कहा? अब बनने की कोशिश मत कीजिए। इस पत्थर ने तुम्हारी पोल खोल दी है। ओह! शर्मिंदगी के एहसास से विक्रम का सिर झुक गया। शीला ने उसके मनोभाव को भांप लिया। और मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी विक्रम। मैं तो यह कहना चाहती थी कि आखिर तुम अपने ऊपर जुल्म करने पर क्यों तुले हो? कैसा जुल्म, मैं समझा नहीं। आखिर तुम कब तक इस छोटी सी नौकरी में हमारा गुजर बसर करते रहोगे? हमारा बेटा अब 9 साल का हो जाएगा। जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसकी पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ हमारी जरूरतों का खर्च भी बढ़ता जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी से परेशान क्यों हो रही हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते विक्रम? तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो। अपने पुश्तैनी हवेली के ही नहीं, अपने वैज्ञानिक पिता की सारी संपत्ति के भी वारिस हो। भला कोई इस तरह अपनी बनी बनाई किस्मत को ठोकर मारता है? तो क्या तुम? लेकिन शीला ने विक्रम विक्रम की बात बीच में ही काट दी। हाँ विक्रम, हम सब वहां जाकर रहेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो फिर सामान बांधने की तैयारी करो, हम कल यहाँ से चल देंगे। और अगले दिन अब हमारे अच्छे दिन फिर आएंगे। दम घोटू जिंदगी से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। काश पिताजी जीवित होते तो वे हमें देखकर कितने खुश होते। वे मेरी शादी से खुश नहीं थे और मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सका था। क्यों? लेकिन अपने अंतिम समय में वे मुझे अपने करीब देखना चाहते थे। मैं उनकी यह इच्छा भी पूरी न कर सका। कुछ घंटों बाद वे राजनगर पहुंच गए। स्टेशन से उनको तांगा लेना पड़ा। कुछ देर बाद जब वे हवेली के द्वार पर पहुंचे, वो द्वार पर तो ताला लगा है। शुक्र है किसी ने अभी तक हवेली पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन अब क्या करे, ताले की चाबी कहाँ से लाए? ताला तोड़ दो ना, अब ताले की जरूरत ही क्या पड़ेगी? तभी, विक्रम बेटे तुम आ गए। डॉक्टर अंकल आप? तुम्हें देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है बेटे। बरसों बाद ये हवेली फिर से आबाद हो रही है। तुम्हारे डैडी का इलाज मैं ही कर रहा था। अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन सुबह जब मैं आया तो दरवाजे पर ताला लगा था। मैं समझा नहीं अंकल। शायद तुम्हारे डैडी अपने नौकर दीनों के साथ रातों रात कहीं चले गए थे। तब से आज तक दरवाजे पर ताला ही नजर आ रहा था। लेकिन अब, यानी डैडी अभी जीवित हैं पर वे गए कहाँ होंगे? यह कहना तो कठिन है बेटे। मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात औपचारिकता निभाने के बाद डॉक्टर अंकल चले गए। डॉक्टर अंकल के जाने के बाद विक्रम ने ताला तोड़ दिया और अपने परिवार सहित हवेली में दाखिल हो गया। ओह! मेरा तो दम घुट रहा है। ठहरो, मैं खिड़कियां खोल देती हूँ, फिर सफाई के काम पर लगेंगे। और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद, चलो, रहने लायक जगह की सफाई तो होगी। बाकी सफाई धीरे धीरे पूरी कर लेंगे। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी डैडी। ठीक है, मैं बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। और तब तक मैं सबके लिए गरम गरम चाय की तैयारी करती हूँ।
गुड, यह हुई ना बात। शुक्र मनाओ कि मैं रसोई का बचा खुचा सामान साथ ले आई थी। पर हाँ, दूध लाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा। इतना कह विक्रम बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह लौट कर आया, बू, अरे यह क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? धोते समय कांच का गिलास टूट गया। मम्मी उठाने गई तो शीशा हाथ में लग गया। बहुत खून बह रहा है। आप कुछ कीजिए ना डैडी। विक्रम ने तुरंत सामान एक तरफ रखा और अपना रुमाल भिगोकर शीला के हाथ में बांध दिया। तुम ड्राइंग रूम में चलकर बैठो। मैं डॉक्टर अंकल को बुलाकर लाता हूँ। और फिर विक्रम तुरंत डॉक्टर अंकल को ले आया। जब डॉक्टर अंकल शीला की मरहम पट्टी करके चले गए, अब तुम आराम से बैठो, मैं चाय तैयार करके लाता हूँ। लेकिन रसोई में वह खून, वह भी साफ कर दूंगा। अब तो खुश? ओह विक्रम, तुम कितने अच्छे हो। विक्रम मुस्कुराया और फिर रसोई की ओर चल दिया। लेकिन रसोई में कदम रखते विक्रम चौंक उठा। अरे, फर्श पर पहला खून कैसे साफ हो गया? यहाँ तो खून का एक धब्बा भी नजर नहीं आ रहा है। और फिर विक्रम गहरी सोच में डूब गया। पहले डैडी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और अब खून। आखिर यह क्या चक्कर है? अगर कोई बिल्ली आती तो भी कहीं न कहीं खून का निशान तो जरूर मौजूद रहता। मस्तिष्क में उभर रहे सवालों का जब विक्रम को कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने सिर को झटका दे अपने आप को सोचों से उबारा और चाय तैयार करने में व्यस्त हो गया। उस रात थकान के कारण विक्रम, शीला और सुधीर जल्दी खाने से निपटकर सो गए। लेकिन आधी रात को विक्रम अचानक घबराकर उठ बैठा। उफ, शायद मैं भयानक सपना देख रहा था। अभी वह दोबारा लेटने की सोच ही रहा था कि तभी आह आह, यह कराने की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद बाहर वाले हॉल में कोई है। लेकिन हवेली का दरवाजा है और खिड़कियां तो मैंने स्वयं बंद की थी। फिर कोई अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? आह आह, लेकिन कराने की आवाज अब भी बराबर सुनाई दे रही थी। अतः वह उठा और दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन हो सकता है? दरवाजा खोल विक्रम जब बाहर हॉल में पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है और ये वह आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही है। कहीं वह आवाज मेरे मन का भ्रम तो नहीं था? विक्रम ने वापस कमरे में लौटना चाहिए था कि आह आह, ओह, आवाज ऊपर वाले हिस्से से आ रही है। कौन है ऊपर? पता लगाना चाहिए। फिर वह सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे में जा पहुंचा जिसमें से आवाज आ रही थी। यह कमरा तो बिल्कुल खाली है। इस कमरे को देखकर तो यही लगता है कि वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। फिर वह आवाज। तभी सरर, अरे यह क्या, दीवार अपने आप अपनी जगह से हट रही है। और फिर दीवार में बने रास्ते से विक्रम ने झांक कर देखा। हे भगवान, यह कैसा तिलस्म है। डैडी ने हवेली में मौजूद ऐसे रास्तों के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। आवाज नीचे से ही आ रही है। शायद नीचे कोई तहखाना है। कौन हो सकता है तहखाने में? तब कराने की आवाज का रहस्य जानने की जिज्ञासा मन में लिए विक्रम धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां उतरने के बाद यहाँ कोई है, पर अंधेरा होने की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा है। आह। फिर विक्रम अंधेरे में दीवार टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी दूसरे पल वह स्थान फिर प्रकाश में ना उठा। लेकिन जैसे विक्रम ने कराने वाले की तरफ निगाह दौड़ाई, उसके मुंह से बरबसी चीख निकल गई। आह। ड्रो नहीं विक्रम, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा पिता प्रोफेसर नागपाल। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डैडी आप, लेकिन आपकी हालत। यह एक लंबी कहानी है, मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं, लेकिन आज बताता हूँ। मैं इस चमत्कारी मशीन का आविष्कार करने में कामयाब हो चुका था। इसलिए मैंने तुम्हें पत्र भी लिखा था। अगर तुम आ जाते तो मैं आज मेरी यह दुर्दशा न होती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी। इस मशीन में क्या विशेषता है? यह मशीन मुर्दे में जान फूंक सकती है बेटे। असंभव। इसका प्रमाण मेरे रूप में तुम्हारे सामने है बेटे। मैं न जाने कितने सालों से यहाँ मर्त पड़ा था। आज इस मशीन को कहीं से रक्त मिल गया और इसने मेरे दिल की धड़कन फिर से चालू कर दी। खून? ओह, अब समझा। रसोई के फर्श पर गिरा शीला का खून कैसे गायब हो गया था। पर मुझे अपने असली रूप में आने के लिए काफी खून की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे तुम मशीन को इंसानी खून पिलाते जाओगे, मेरे शरीर पर मांस चढ़ता जाएगा। और फिर एक दिन मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा।
मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। उस वक्त मेरी जिस्मानी और दिमागी ताकत कितनी अधिक होगी, इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते बेटे। क्या ऐसा संभव है डैडी? क्या फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? हाँ बेटे, पहले से भी कहीं ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर। पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें ताजे गर्म खून का इंतजाम कर कर इस मशीन की प्यास बुझानी होगी। लेकिन ऐसा खून मुझे कहाँ मिलेगा? जीते जागते इंसानों से। तो क्या मुझे हत्या करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, यह काम मुझसे नहीं होगा। क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते बेटे? जरा सोचो, मेरे बिना मेरे इस आविष्कार का क्या होगा? उन हजारों लाखों इंसानों का क्या होगा जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मौत उनसे उनकी जिंदगी छीन ले जाती है। मैं उन्हें फिर से जिंदगी दे दूंगा और बदले में मुंह मांगी दौलत लूंगा। इस तरह तो आपकी मशीन की खून की प्यास कभी नहीं बुझेगी, और न जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। इसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? तुम सिर्फ मेरी फिक्र करो बेटे, बात की चिंता मुझ पर छोड़ दो। आप अपनी दौलत की हवस पूरी करने के लिए मुझे मौत का निर्माता बनाना चाहते हैं डैडी। आपने यह भी नहीं सोचा कि अगर ऐसा जुर्म करते हुए मैं पकड़ा गया तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? तुम फिक्र न करो, मेरे ठीक होते सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो कुछ किया है तुम लोगों के लिए ही तो किया है। लेकिन तभी प्रोफेसर नागपाल ने विक्रम की बात काट दी। मेरी मदद करो बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इतना कह विक्रम मुड़ा और लाइट बुझाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने कमरे में पहुंच विक्रम ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। रह रहकर उसके पिता के शब्द डंके की चोट के समान उसके मस्तिष्क में गूंज उठते थे। मेरी मदद करो बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरी मदद करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? यह तूने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है। और फिर कुछ देर की कसमकस के बाद उसने निश्चय किया, ठीक है, मैं डैडी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे इसका कुछ भी इंतजाम क्यों ना हो। डैडी की हालत मुझे देखी नहीं जाएगी। एक माह बाद अमावस्या की सर्द रात थी। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के साथ शहर की वीरान सड़कों पर गश्त लगा रहा था। सर, इतनी ठंड में आपको भला गश्त की क्या सूझी? मैं उस सिर फिरे मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, जो पिछले एक महीने के अंदर 4 नृशंस हत्या कर चुका है। मैं फिर कहूंगा सर, उन लोगों की मौत में किसी इंसान का नहीं, चुड़ैल का हाथ है। प्रत्येक की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मृतकों की मृत्यु गले की नस कट जाने के कारण शरीर से सारा खून निकाल लिए जाने की वजह से हुई है। यही तो समझ में नहीं आता कि सारा खून जाता कहाँ है? चुड़ैल के पेट में। सिवाय बकवास के तुम्हें कभी कुछ सूझता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सर, वापस चलिए। कहीं चुड़ैलों की नजर हम पर पड़ गई तो हमारे शरीर से भी सारा खून निचोड़ लेगी। शट अप। यस सर। फिर वीर बहादुर खामोशी से जीप ड्राइव करने लगा। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर गए थे कि अचानक लाश। जीप रोको। जीप रुकते ही इंस्पेक्टर मनोज उतरकर लाश के समीप पहुंच गया। कत्ल का फिर वही अंदाज, गले की नस काटकर सारा खून निचोड़ लिया गया है। फिर लाश को छूते हुए मन ही मन चौंका। जिसम में अभी भी गरमाई है, इसका मतलब मृतक को मरे ज्यादा समय नहीं गुजरा है। तभी सर, उधर कोई भाग रहा है। कहने के साथ ही हवलदार वीर बहादुर परछाई के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर दौड़ने के बाद परछाई उसकी नजरों से ओझल हो गई और हवलदार मायूस हो वापस लौट पड़ा। कम वक्त हाथ आ जाता तो केस ही हल हो जाता। और फिर, चलो आज के लिए बहुत भागे तुम। अगले दिन पुलिस स्टेशन में हवलदार मृतक के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, मृतक पुराने शहर का मशहूर डॉक्टर सोलंकी है। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, अकेला ही रहता था। पूछताछ से इतना ही पता लग पाया कि कल रात करीब 8 बजे उसे प्रोफेसर नागपाल के हवेली में जाते हुए एक दुकानदार ने देखा था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ओह, लेकिन प्रोफेसर नागपाल की हवेली पर तो बरसों से ताला पड़ा था। जी हाँ, लेकिन करीब 1.5 माह से भी प्रोफेसर का बेटा विक्रम अपने परिवार सहित आकर उस हवेली में रह रहा है। तुमने विक्रम से पूछताछ की?
नो सर। तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। यस सर। शट अप। यस सर। और फिर थोड़ी देर बाद वे जीप पर सवार हो गए। कहाँ चलना सर? प्रोफेसर नागपाल की हवेली। आदेश मिलते हवलदार वीर बहादुर ने जीप दौड़ा दी। लगभग आधे घंटे बाद। यही हवेली है सर। जानता हूँ। फिर हवलदार को वहीं रुकने का आदेश दे इंस्पेक्टर मनोज हवेली के द्वार की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर साहब आप? मुझे इंस्पेक्टर मनोज कहते हैं। इंस्पेक्टर मनोज, मैं आपसे एक मर्डर केस के सिलसिले में कुछ जरूरी सवाल करने आया हूँ। बेहतर होगा हम अंदर बैठकर बातें करें। हाँ हाँ, आइए। और फिर अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचने पर, इंस्पेक्टर साहब मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आज आपको देख भी लिया, लेकिन किसी मर्डर केस में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल हत्या आपके शुभचिंतक डॉक्टर सोलंकी की हुई है और कल रात वे यहाँ आए थे। जी हाँ डॉक्टर अंकल अक्सर हमारी खैरियत पूछने आ जाते थे। कल भी आए थे, काफी देर तक हमारे साथ रहे, फिर खाना खाकर चले गए। उस वक्त उस समय क्या बजा होगा? यही कोई 10:30 बजे का समय हुआ होगा। थैंक यू मिस्टर विक्रम, अब मैं चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो फिर मिलूंगा। जी। इतना कह इंस्पेक्टर मनोज ने विदा ली और हवेली के बाहर निकल आए, लेकिन यह कम वक्त वीर बहादुर कहाँ चला गया? फिर कुछ सोच उसने जीप स्टार्ट की और थाने की ओर चल पड़ा। उधर वीर बहादुर एक पागल से दिखने वाले बूढ़े का बड़ी सावधानी से पीछा कर रहा था। बुढ़ऊ अब बचकर कहाँ जाएगा, अभी मजा चखाता हूँ। हवलदार वीर बहादुर की चाल में तेजी आ गई और जल्दी उसने बूढ़े को दबोच लिया। जाता कहाँ बुढ़ऊ? हवलदार वीर बहादुर को चकमा देकर रात तो तू निकल गया, पर अब नहीं भाग पाएगा। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। पहले थाने चल, डंडे पड़ेंगे तो सब बक देगा बच्चू। मुझे कुछ नहीं मालूम, छोड़ दो मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। परंतु हवलदार ने बूढ़े की एक न सुनी और उसे घसीटता हुआ थाने की ओर चल दिया। जब वीर बहादुर बूढ़े को लेकर इंस्पेक्टर मनोज के समक्ष पहुंचा, काम मर गए थे तुम और ये किसे पकड़ लाए हो? सर यह बूढ़ा वही है जो रात मुझे चकमा देकर भाग गया था, लेकिन आज जब मैंने इसे प्रोफेसर की हवेली के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा तो फौरन पहचान गया। पर इसे भी शायद पता चल गया था कि मुझे शक हो गया है, अतः इसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसका पीछा किया और पकड़कर आपके पास ले आया। तब कौन हो तुम? लेकिन बुढ़ा खामोश खड़ा रहा। देखो मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दो, वरना शहर में हुए 500 खूनों के इल्जाम में सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तब बूढ़ा अपना परिचय देने लगा। मैं प्रोफेसर नागपाल का नौकर दीनू हूँ। मैंने बरसों उनका नमक खाया, मगर मगर उनकी अंतिम इच्छा पूरी न कर सका। कैसी इच्छा? प्रोफेसर साहब सख्त बीमार थे। डॉक्टर सोलंकी उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब एक रात, दिनों मेरा अंतिम समय आ गया। अगर अगर विक्रम आ जाता तो यह राज मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। कैसा राज मालिक? मुझे सारा देकर ऊपर ले चलो दीनू, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उनके काफी जिद करने पर मैं उन्हें सारा देकर दूसरी मंजिल के कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर वहां से एक एक गुप्त रास्ते से तहखाने में पहुंचकर उन्होंने मुझे बताया, यह मशीन मुर्दे में भी जान फूंक सकते हैं दीनू, अतः मेरे मरने के बाद वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूँ। जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे मरने के बाद तुम्हें इंसानी खून का प्रबंध करना होगा। इस मशीन को खून पिलाते मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। फिर उनके मरने के बाद मैंने उनके निर्देशानुसार मशीन से जुड़े एक पाइप उनके दिल से जोड़ दी, लेकिन इंसानी खून का बंदोबस्त करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई और मैं हवेली के दरवाजे पर ताला लगाकर दूर एक बस्ती में जाकर रहने लगा। लेकिन पिछले माह अखबार में छपी शहर में मिलने वाली लाशों का समाचार पढ़कर मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और हवेली की ओर चल पड़ा। कल रात जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो, अरे ये तो विक्रम बाबू है, ये कंधे पर किसे उठाए ले जा रहे हैं? मैंने विक्रम का पीछा किया। विक्रम ने अपने कंधे पर लदे शरीर को एक वीरान सड़क पर फेंक दिया। विक्रम के जाने के बाद मैं उस आदमी की असलियत जानने की सोच ही रहा था
कि तभी आपकी जीप पहुंच गई और मुझे भागना पड़ा। ओह, इसका मतलब विक्रम ही हत्यारा है। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के चाह ने उसे मौत का निर्माता बना दिया है। इससे पहले कि वे अपने इरादे में कामयाब होने के लिए फिर किसी निर्दोष आदमी का खून करे, मुझे उसे मैं सबूतों के गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगले पल, हवलदार हवेली चलो जल्दी। यस सर। फिर दोनों को अपने अधीनस्थों की निगरानी में छोड़ इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के साथ थाने से चल दिया। हवेली में शीला विक्रम से पूछ रही थी, क्या बात है विक्रम, यह इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया था? ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से अपना सामान बांधो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन क्यों, कहाँ जाएंगे हम? यह मैं बाद में बताऊंगा। कहने के साथ ही विक्रम सीढ़ियां चढ़ता हुआ शीला की नजरों से ओझल हो गया। विक्रम का विचित्र व्यवहार देख शीला के मन में उत्सुकता जाग उठी। आखिर विक्रम अक्सर ऊपर क्यों जाता है और हमें ऊपर जाने से क्यों रोकता है? आज मैं इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगी। और फिर शीला के कदम सवरते ही सीढ़ियां चढ़ने लगे। उधर विक्रम जैसे ही तहखाने में पहुंचा। विक्रम, तुम इतने घबराए हुए क्यों? देखो मेरी हालत किस कदर बदल चुकी है। मैं अब सिगार भी पी सकता हूँ। बस तुम्हें दो चार इंसानों के खून का और बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं, मैं और हत्या नहीं कर सकता। पुलिस को मुझ पर संदेह हो गया है। अभी कुछ देर पहले इंस्पेक्टर मनोज यहाँ आया था। मैंने यह जगह छोड़कर दूर दूर चले जाने का फैसला कर लिया है। पागल हुए हो तुम? मेरा फैसला अटल है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं हर हाल में अपनी पहली सूरत पाकर रहूंगा। इस उद्देश्य के लिए चाहे मुझे तुम्हारा खूनी क्यों न करना पड़े। क्या? विक्रम भयभीत हो पीछे हटा, लेकिन हा हा हा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे विक्रम। जल्दी। विक्रम अपने होश खो बैठा। हा हा हा। तब प्रोफेसर ने उसे स्ट्रेचर पर लिटा वहीं रखी, छुरी से उसके गले की नस काट, मशीन की खून चूसने वाली ट्यूब उसके गले की नस से जोड़, दूसरी ट्यूब अपने दिल से जोड़ दी। चंद मिनटों में मशीन ने विक्रम के शरीर का सारा खून चूसकर प्रोफेसर के जिस्म में प्रवाहित कर दिया। हा हा हा। तब प्रोफेसर ने अपने दिल से जुड़ी ट्यूब को अलग किया और उठ खड़ा हुआ। फिर वह विक्रम के मृत शरीर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी आह! शीला की चीख सुनकर प्रोफेसर मशीनी अंदाज में घूम गया। तुम? अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गई। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे खून की जरूरत है। हा हा हा। तो कौन हो तुम? लेकिन शीला के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रोफेसर शिकारी बाज की तरह उस पर झपटा। और अब मेरा मकसद पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। छोड़ छोड़ दे मुझे। फिर हा हा हा। लेकिन तभी धुआं। ओह! अगले पल प्रोफेसर लहराकर मशीन पर गिरा और मशीन को साथ लिए हुए फर्श पर लुढ़क गया। मशीन टूटकर फर्श पर बिखर गई। और फिर अब तुम सुरक्षित हो। मौत के निर्माता का अंत हो चुका है। अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो यह शैतान तुम्हें तुम्हें भी मार डालता। लेकिन शीला विक्रम को मर्द देख बेख्तियार सुबक उठी। यह सब मेरा ही कसूर है। मैं तुम्हें यहाँ आने को न कहती तो तुम इस तरह मुझे छोड़कर न जाते। बू बेचारी। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।